आज हम बात करेंगे ओशो की जो माला है उसका महत्व और उसका रहस्य, जो स्वामी संजय भारती जी उनकी विशेष शब्दों की संरचना में सुंदरता से बताते हैं। ओशो माला का महत्व और रहस्य स्वामी जी बताते हैं 21 मार्च को पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के मुख्य द्वार पर कुछ लोगों ने दिन भर प्रदर्शन किया कि वे ओशो के चित्र वाली माला पहनकर भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। अब यह बहुत हास्यास्पद और बचकाना लग सकता है कि माला के कारण किसी का प्रवेश क्यों रोका जाए, या माला पहनकर ही भीतर जाने की जिद क्यों। इससे पहले कि इस पर कोई बात करे, स्वामी जी कहते हैं आइए ओशो कार्य के रंगमंच की ओर चलते हैं और माला के संदर्भ में छाव धूप का खेल पूरा का पूरा देखते हैं। बहुत सुंदरता से शब्द रचना और संरचना स्वामी जी करते हैं। उनकी एक अपनी शैली है, उनका एक अपना अंदाज है जो ओशो को और रंग भर देता है। ओशो के कार्य के प्रारंभिक दौर में माला तब स्थान पाती है जब ओशो माला गैरिक वस्त्रों व धर्मों के उन सभी बाह्य प्रतीकों का उपहास उड़ाते हैं जिन्होंने पाखंड का रूप लेकर शुद्ध अध्यात्म का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। यह 60 का दशक है जिसके प्रारंभ में ओशो केवल और केवल एक बात कर रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं की वास्तविकता का साक्षात्कार करे, जो अपनी चित्त की दिशा को भीतर की ओर मोड़कर ही हो सकता है। वे कह रहे हैं कि भीतर की यात्रा के लिए हिमालय भाग जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं से भीतर जाया जा सकता है। इस दौर के लगभग हर प्रवचन में ओशो कह रहे हैं कि स्वयं को वास्तविकता से साक्षात्कार के लिए उदार ज्ञान से मुक्ति चाहिए, सीखे हुए शब्दों को तोतारटन से मुक्ति चाहिए, उन बाहरी आवाजों से मुक्ति चाहिए जो हमारे भीतर बैठकर हमारे मूल स्वरूप को ढके हुए हैं। ये आवाजें हैं हमारी परंपराओं की, हमारे संप्रदायों, हमारे संस्कारों की, हमारे तथाकथित ज्ञानी जनों की परंपराओं की। इस पिटाई में माला और गेरुए कपड़े बार बार ओशो के हाथों पीटते हैं। इस दौर के लगभग हर प्रवचन में ओशो 3000 वर्षों में 5000 युद्धों के इतिहास का हवाला देते हुए यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य यदि अपना चिर परिचित मार्ग नहीं बदलता है तो आगे मनुष्यता के लिए किसी भविष्य की संभावना नहीं दिखाई देती। वे कह रहे हैं कि इतिहास के एक क्षण निर्णायक है और मनुष्य को चुनाव करना होगा, चुनाव भीतर की ओर मुड़ने का, और निश्चित ही यह चुनाव मनुष्य के बृहत्तर भाग को लेना होगा। लेकिन ओशो पाते हैं शुद्ध अध्यात्म की बातें बहरे कानों से टकराकर वापस लौट आ रही है। बस कुछ चंद लोग हैं जिनके साथ आध्यात्मिक तल पर संवाद हो पा रहा है। जब वे प्रकृति के निर्जन में अपने साथ चलकर ध्यान में होने का आमंत्रण देते हैं तो साथ चलने वालों की संख्या 50 भी बामुश्किल होती है। तब ओशो एक बड़ा जाल फेंकते हैं। ओशो उन विषयों पर बात करने लगते हैं जो मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं और मनुष्य की वरीयता की सूची में आत्म साक्षात्कार से बहुत आगे है। आत्म साक्षात्कार तो शायद अंतिम भी नहीं है। वे राजनीति पर बोलते हैं, सामाजिक विषयों पर बोलते हैं, सेक्स पर बोलते हैं, संबंधों पर बोलते हैं। उनकी बातों में क्रांति है, विचार को एक नई सोच है और वे विवादास्पद है।
अचानक बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग ओशो में उत्सुक हो जाता है। कई प्लेटफॉर्म्स पर उनकी चर्चा होने लगती है। ओशो का बहुत विरोध भी चलता है और उनको सुनने वालों का दायरा भी बहुत बड़ा होता जाता है। वैचारिक तल पर तो उनसे बहुत लोग जुड़ते ही हैं, वे भी अब बढ़ते जाते हैं और अंतस में उतरने की उनकी बात को भीतर तक ग्रहण कर पाते हैं। जो लोग इस आत्मिक तल पर उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनका ओशो के साथ एक संबंध बनता जा रहा है, गुरु शिष्य का। कार्य का पहला चरण पूरा हुआ। उस समय तक ओशो के गिर्द कोई खास संगठन नहीं था। बस कुछ लोग थे जो एक शिष्य के रूप में उनके कार्य को समर्पित होने लगे थे। लेकिन ओशो के सामने उनके पूरे कार्य का खाका था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ अपनी इस दौर की एक बातचीत में ओशो उनसे कहते हैं कि अब वे पारंपरिक ग्रंथों पर बोलेंगे ताकि उनका बहुत सा सार जो खो चुका है उसे पुनर्जीवित किया जा सके और उन परंपराओं में जो लोग अध्यात्म की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें अंतर यात्रा के लिए पुकारा जा सके। अंत में ओशो अपने कार्यों को शुद्ध झेन तक ले जाने की बात करते हैं जो हर परंपरा से मुक्ति है। 60 का दशक चुपचाप 70 में खिसक जाता है और ओशो के कार्य का पहला चरण आहिस्ता से दूसरे चरण के लिए जगह बना देता है। जो शिष्य है ओशो उन्हें संन्यास दीक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं और वे सहज विकास क्रम की तरह उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यह संन्यास संसार त्यागने वाला पारंपरिक संन्यास नहीं है, नव संन्यास है जिसमें गृहस्थी व संसार के बीच रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार की अंतर यात्रा व्यक्ति की पहली वरीयता होगी। वह बाजार में होगा लेकिन बाजार से अस्पर्शित। ओशो नव सन्यासियों को बताते हैं कि उन्हें गेरुए कपड़े पहनने होंगे, उनके द्वारा दी गई माला पहननी होगी और नया नाम लेना होगा। साथ ही ओशो यह भी बताते हैं कि सन्यास के केंद्रीय व मूलभूत अंग है अंतरयात्रा, ध्यान, जीवन में साक्षित्व की साधना। वे बताते हैं कि सन्यास के जो बाह्य प्रतीक उन्होंने दिए हैं वे व्यक्ति को यह सतत स्मरण दिलाते रहने के लिए है कि वह रह तो संसार में ही रहा है लेकिन अब अंतर यात्रा उसकी पहली वरीयता है और संसार के हर अनुभव का उपयोग उसे उसी दिशा में कर लेना है। ओशो यह भी बताते हैं कि बाह्य प्रतीकों का कार्य जब पूरा हो जाएगा वे उन्हें वापस ले लेंगे। ओशो अभी बंबई में रह रहे हैं और अब गृह्य विषयों पर पारंपरिक ग्रंथों पर ही बोल रहे हैं, उन्हें नए अर्थ देते हुए। जो लोग ओशो के साथ की गैर परंपरावादी वैचारिक तेजस्विता के कारण बुद्धि के तल पर जुड़े हैं वे हतप्रभ है। परंपरा वो उसके प्रतीकों का ओशो के कार्य में प्रवेश उनके लिए असहनीय हो जाता है। कुछ मुखर विरोध करते हैं और कुछ मौन और ओशो के पास से छिटकते चले जाते हैं। वे लोग असमंजस में हैं जो ओशो के साथ बौद्धिक तल पर तो जुड़े हैं लेकिन अंतस की पुकार भी उनमें जगने लगी है। ऐसे लोगों के लिए ओशो एक उपाय करते हैं। वे मात्र सफ़ेद कपड़े पहनकर कुछ अवधि के लिए संन्यास के प्रयोग में उतर कर देख सकते हैं। कुछ सफ़ेद कपड़े धीरे धीरे स्वतः ही गैरिक में बदल जाते हैं और कुछ चले जाते हैं। इस दौर में माला व गैरिक पर कई प्रश्न ओशो से पूछे जाते हैं और ओशो अलग अलग कोणों से उन पर अपनी दृष्टि देते हैं। कभी वे माला के 108 मनकों को ध्यान की 108 विधियों के स्मरण का और गैरिक को संसार में अकेले खड़े होने का प्रतीक बताते हैं। कभी
इन प्रतीकों को पारंपरिक संन्यास का उड़ाया गया मजाक बताते हैं, कभी वे इन्हें समर्पण का उपाय बताते हैं, तो कभी संकल्प का, कभी वे माला को उनके साथ आत्मिक सेतु बनाने का माध्यम भी बताते हैं। इस तरह या उस तरह से वे इन प्रतीकों की महत्ता को समझाते चले जाते हैं। यह उनका प्रयास है कि सन्यास के प्रयोग में जो लोग उतर रहे हैं उनकी सन्यास के प्रति प्रतिबद्धता पूरी व सघन हो और सन्यास को ओशो एक ही प्रकार से परिभाषित करते रहे, अंतर्यात्रा अंतर्यात्रा अंतर्यात्रा। बाह्य प्रतीकों का जो उपयोग था वह सन्यासियों के जीवन में अपना काम एक तरह से करने लगा। ये प्रतीक उन्हें सतत स्मरण दिलाते रहे कि अब उन्होंने अपनी जीवन की प्रथम वरीयता क्या चुन ली है। इसका कारण था कि ओशो ने जानबूझकर स्वयं को बहुत विवादास्पद रखा था और जो लोग ये प्रतीक ओढ़कर उनके साथ होने की खुली घोषणा कर रहे थे उन्हें स्वभावतः विरोध व सामाजिक आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। ताने, उलाहने, लांछन व उपहास रोज झेलना पड़ता था। कईयों को तो यातनाएं भी झेलनी पड़ी। अब यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि विरोध, उपहास व यातनाएं व्यक्ति को अपने ध्येय के प्रति कृतसंकल्पता को और सघन करती है। हर क्रांतिकारी को इन्हीं से तो जुनून मिलता है। यही ओशो के सन्यासियों के साथ भी हो रहा था। लेकिन गैरिक के साथ एक खतरा भी आता है, दंभ का, गुरुडम का, बिना पहुंचे पहुंच जाने के भाव का, खासकर भारतीय चित्त में। चुपचाप ही सही यह खतरा भी नजर आने लगा था। 1974 में ओशो पुणे आ गए हैं और आश्रम की स्थापना हो गई है। यहाँ गैरिक का बोझ धीरे धीरे हटा दिया जाता है। सन्यास के लिए एक नई रंग तालिका प्रस्तुत की जाती है जिसमें लाल, गुलाबी, संतरी, जामुनी, बैंगनी, कत्थई, हल्दई, मैरून व बीसियो रंग है। ये वे सभी रंग है जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षितिज पर पाए जाते हैं। इन्हें पहनने वाले भी उतने ही रंगों के लोग हैं, विश्व के कोने कोने से आए हुए हैं। ओशो अब इन रंगों को क्षितिज पर छा रही नए मनुष्य के आगमन की पदचाप कहने लगे हैं। अब ये रंग किसी परंपरा से नहीं जुड़े, बस एक उत्सव के रंग है। जो रंगोत्सव के इस नए परिवेश में नहीं बह पाए वे छिटक गए, शायद अपने अपने गांव में छोटे मोटे गुरु हो गए। ओशो का नाम भी लेते रहे और कभी उनके पास वापस भी नहीं लौटे। माला अब ओशो के संदेशवाहक, प्रतिनिधि और प्रवक्ता होने का माध्यम भी थी। ओशो अब विश्व मीडिया पर छाए हुए थे। उनके विषय में बहुत से विवाद थे, बहुत सी भ्रांतियां प्रसारित थी और बहुतों में उनके विषय में जानने की उत्सुकता भी थी। उनके सन्यासी जहां भी जाते माला से पहचाने जाते और उन्हें बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ता, वो उत्तर देने होते। ओशो अब बार बार चेताने लगे कि तुम्हें मिशनरी नहीं, मिशन बनना है। वे कह रहे थे कि उनका संदेश हमारे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए, अभी वह पहुंचेगा। माला अब एक उत्तरदायित्व भी था, अपने जीवन को रूपांतर से गुजारने का और उस रूपांतर के माध्यम से ओशो को प्रस्तुत करने का। ओशो से पूछा गया कि क्या यह खतरा नहीं कि उनके इर्द गिर्द एक नया संप्रदाय खड़ा हो रहा है। ओशो बोले,
वह तो तुम वैसे भी बनाओगे ही। हर बुद्ध के जाने के बाद बनता है, लेकिन तुम बनाओ, इससे अच्छा मैं ही बना दूं। मैं जो बनाऊंगा वह तुम्हारे बनाए से बेहतर होगा। ओशो कहते हैं मैं जो बनाऊंगा वह तुम्हारे बनाए से बेहतर होगा। शायद यह कहने के बाद वे हंसे हो, क्योंकि उन्हें जो करना था वो कुछ और ही था। 80 का दशक शुरू हुआ। ओशो अमेरिका आ गए। उनका कार्य तीसरे चरण में प्रवेश कर गया। रजनीशपुरम बना। 126 वर्ग मील में फैला शहर। ओशो मौन में है। सारा कार्यभार उनकी सचिव शीला पर है। बाह्य जगत के लिए वही ओशो की प्रतिनिधि है। यहां स्वर्ग जैसे शहर का निर्माण, लोगों के दमित व्यक्तित्व का बाहर निकलना और ओशो के विरुद्ध अमेरिका के राजनीतिक षड्यंत्रों जैसी बहुत सी चीजें एक साथ चल रही है। बहुत से कारणों का सम्मिश्रण है कि शीला ओशो के ध्यान आंदोलन का औपचारिक सांप्रदायिकरण शुरू कर देती है। संप्रदाय जिसकी एक पवित्र किताब है, नियम है, रिचुअल है। ओशो इससे अनभिन्न नहीं है, लेकिन चुप रहते हैं। उनके सामने एक खाका है, अपने कार्य का एक सुनिश्चित गंतव्य है, जिसमें हर चीज को क्रमबद्ध रूप से होते जाना है। वे सही समय का इंतजार करेंगे। संप्रदाय रजनीशिज्म के नाम से पूरा खड़ा हो जाता है और शीला उसकी प्रधान पुरोहित बन जाती है। अब समय है ओशो के चोट करने का। ओशो रजनीशिज्म की किताब जलवा देते हैं और घोषणा करते हैं कि सन्यास के सभी बाह्य प्रतीकों को वे खारिज करते हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। ऐसे रहस्यदर्शी हुए हैं जिन्होंने आगाह किया है कि उनके पीछे कोई संप्रदाय न बनाया जाए। ऐसे रहस्यदर्शी भी हुए हैं तो इस विषय में चुप रहे और बनने दिया, जिसको जो करना है करे। लेकिन यह इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी रहस्यदर्शी ने पहले तो संप्रदाय बनने दिया और फिर स्वयं ही जलाकर उसे खाक कर दिया। अब जो भी बनाएगा हंसी का पात्र होगा। जिस दिन ओशो ने सन्यास के बाह्य प्रतीकों को खारिज करने की बात की, बहुत से लोगों ने हर्ष में तालियां बजाई। अगले दिन ओशो रौद्र रूप में थे। उन्होंने कहा कि तालियां बजाने का अर्थ है कि अब तक तुम माला और कपड़े मजबूरी में पहन रहे थे, अपनी प्रतिबद्धता के कारण नहीं। प्रश्न माला या कपड़ों का नहीं, प्रतिबद्धता का था। ओशो ने कहा कि माला व लाल कपड़ों की अनिवार्यता न होने का यह अर्थ नहीं है कि जिन्हें वे प्रीतिकर हो वे भी न पहने। अब यह चुनाव ओशो ने व्यक्ति व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि जहां कई लोग प्रसन्न थे वहीं कई लोगों के लिए यह परिवर्तन असहनीय था। इसके बाद वे कई बार अपने प्रवचनों में बोले कि माला व कपड़े अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें न पहनने की अनिवार्यता भी नहीं है। फिर ओशो अमेरिका सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए और भारत आ गए, जहां से वे विश्व यात्रा के लिए निकल गए। विश्व यात्रा में ओशो ने कहना शुरू किया
कि संन्यास कोई संप्रदाय नहीं है, बस ध्यान का एक आंदोलन है और उसके बाह्य प्रतीकों को उन्होंने इसीलिए हटाया है ताकि अब कोई भी उसमें प्रवेश न कर सके। ओशो के साथ जो भी उनके निकटवर्ती लोग थे वे माला व कपड़े पहने रहे। यह आप विश्व यात्रा के चित्रों में देख सकते हैं। विश्व यात्रा के बाद जुलाई 1986 में ओशो मुंबई आ गए, जहां वे 6 महीने रहे। मुंबई के प्रवचनों में ओशो माला व कपड़ों की बात को करते हुए अपने गंतव्य की ओर एक कदम और बढ़ा लेते हैं। मुंबई में ओशो हिंदी प्रवचन माला कोपले फिर फुटाई में बोलते हैं कि शुरुआत में हमें उन्हें आम का, गधे का बता बताकर वर्णमाला सिखानी पड़ी, लेकिन अब संन्यास प्रौढ़ हुआ है और अब बाहरी चीजों पर नहीं, केवल ध्यान की हमारी सघनता पर निर्भर करता है। अंग्रेजी प्रवचन माला बियॉन्ड एनलाइटनमेंट में ओशो कहते हैं कि माला का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, वह बस एक आभूषण है। जब पहनो तो समझना कि मात्र एक आभूषण पहना हुआ है। इसी प्रवचन माला में एक अन्य जगह पर ओशो कहते हैं कि माला व कपड़े उन्होंने इसलिए हटवाए कि उन्हें पहनकर तुम समझते थे कि तुम्हारा काम अब पूरा हुआ और तुम्हें ध्यान में ले चलने की जिम्मेदारी मेरी है। वे कहते हैं जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, तुम्हें ही ध्यान में उतरना होगा और माला कपड़ों के बिना तुम यह अच्छे से याद रख पाओगे। ओशो ने माला के किसी गंडा तावीज होने का पूरा भाव समाप्त कर दिया जो कईयों के लिए वह बन चली थी। चेतन में न सही तो अचेतन में जिन्होंने लंबे समय तक माला पहनी है वे स्मरण कर सकते हैं कितनी बार किसी भय, असमंजस या समस्या के समय उन्होंने अपनी माला को थामा होगा। बंबई प्रवास के दौरान भी पूरे समय ओशो के साथ रह रहे सभी निकटवर्ती लोग माला व कपड़े पहनते रहे। जनवरी 1987 में ओशो पुणे आ जाते हैं, जहां जनवरी 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा। जनवरी 1987 से अप्रैल 1989 के बीच उनकी 36 प्रवचन मालाएं हुई। इन प्रवचन मालाओं में ओशो एक बार भी कपड़ों या माला पर नहीं बोले, जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। छाव पूरी फिसल चुकी थी छम से। ओशो के निकटवर्ती जो भी लोग थे पुणे आते ही उन्होंने व कम्यून के अन्य लोगों ने माला व कपड़े छोड़ दिए। यह भी उस समय के चित्रों में देखा जा सकता है और यह अपने आप ही नहीं हो गया था। ओशो ने अपनी निजी सचिव आनंदो को यह संदेश कम्यून के हर विभाग तक पहुंचा देने को कहा था। सब लोगों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने हैं। वह माला को यदि कोई आभूषण की तरह पहनना चाहे तो अपनी प्राइवेट स्पेस में पहने, सार्वजनिक रूप से नहीं। उस समय संन्यास दीक्षा के समय जब किसी को माला दी जाती थी तो यह बताया जाता था कि यह ओशो की ओर से एक उपहार है जिसका अपनी निजता में ध्यान करते समय एक संबल की तरह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन देर सवेर यह समय आना चाहिए जब ध्यान में उतरने के लिए किसी संबल की जरूरत न रहे। अब माला का उपयोग पीठ पर एक मनोवैज्ञानिक थपकी भर का था, लेकिन जो स्मरण रखने जैसा है वह है अपनी निजता में, अपनी प्राइवेट स्पेस में, सार्वजनिक रूप से नहीं। अब ओशो हमें वह अपने पूरे बुद्धि क्षेत्र के वातास को शुद्ध झेन में ले जा रहे थे और अंततः वहां तक उन्होंने अपने कार्यों को पहुंचा ही दिया। इसके लिए
यात्रा पथ पर जो कुछ भी युक्तियां उन्हें उपयोग में लानी पड़ी वे लाए। बाद में जब ओशो ने आनंदों के माध्यम से मैरून व सफेद रोब्स के उपयोग का संदेश भिजवाया, जिसे उन्होंने बुद्ध हॉल को सार्वजनिक सभा में सुनाया, तो उन्होंने कहलवाया कि इन रोब्स का संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। वे बस उनके बुद्ध क्षेत्र में एक ऊर्जा निर्मित करने के लिए है। उन्होंने कहलवाया कि वे रोब्स कम्यून के बाहर नहीं पहने जाने चाहिए और उनका उपयोग ध्यान के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जुलाई 1989 के ओशो टाइम्स में यह संदेश प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जा सकता है। इन रोब्स को संन्यास के प्रतीक बना लेना उनका दुरुपयोग ही नहीं, मूर्ता भी है। ओशो की अवमानना तो वह है ही। अब माला को लेकर कोई कुछ भी विवाद करना चाहे तो उसे अपने समर्थन में ओशो का किसी भी तरह का उदाहरण मिल जाएगा, लेकिन यदि वो पूरी यात्रा में कहीं बीच से उठाया हुआ उदाहरण है तो होगा तो वह ओशो का ही, लेकिन उन्हीं के कार्य के विरोध में खड़ा होगा। ओशो का कार्य कोई खंडों खंडों में बटी इकाइयां नहीं है, एक दूसरे में लिपटी चली जाती कड़ियां है। वही छाव का सरकते जाना और धूप का पसरते जाना, आहिस्ता आहिस्ता। उस दिन मेडिटेशन रिजॉर्ट के द्वार पर जो लोग आए उनमें से कुछ तो वे थे जिनका किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रवेश निषिद्ध है और उन्हें लालसा थी कि कुछ उपद्रव हो। कोई अपनी गुरुडम जमाने की कामना से आए थे, कोई अपनी बचकानी पित पत्रकारिता चमकाने, लेकिन अधिकांश जो मालाएं पहन पहन कर वहां बैठे थे वे अपनी भोलेपन में आ गए थे। शायद ओशो के कार्य की पूरी तस्वीर कुछ न्यस्त स्वार्थों ने उन्हें देखने ही न दी हो। उनकी आंखों में ओशो के लिए प्रेम था और शायद वे समझ रहे हो कि किसी महान उद्देश्य से वे वहां आए हैं। उनकी आकांक्षाएं शुभ ही रही होगी, लेकिन सिर्फ शुभ आकांक्षाओं से क्या होगा यदि चीजों को पूरा समझने का भाव भी उसके साथ खड़ा ना हो। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, नर्क का मार्ग शुभ आकांक्षाओं से पटा हुआ है।